दोस्तों, कभी कभी प्रधानमंत्री का कोई एक शब्द पूरे राजनीतिक विमर्श की दिशा को बदल देता है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ही शब्द इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। सुनने में यह सिर्फ दो शब्द हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों की राजनीति और सरकार के फैसलों को एक साथ जोड़कर देखें तो इन दो शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति दिखाई देती है। आखिर दिमागी नक्सल किसे कहा और प्रधानमंत्री ने यह शब्द अभी क्यों चुना, और इसके बाद सरकार की रणनीति किस दिशा में जा सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण को सिर्फ एक भाषण की तरह देखना शायद पूरी तस्वीर को समझना नहीं होगा। ये एक राजनीतिक संकेत भी है, एक वैचारिक संदेश भी है, और संभव है कि आने वाले समय की रणनीति का संकेत भी हो। आपको द कश्मीर फाइल्स का वो चर्चित डायलॉग याद होगा, सरकार भले उनकी हो लेकिन सिस्टम हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को इसी संदर्भ में देखें तो ऐसा लगता है कि अब लड़ाई सिर्फ सरकार चलाने की नहीं बल्कि सिस्टम को बदलने की भी है। उस सिस्टम को भी बदलना चाहती है जिसे वो लंबे समय से भारत की प्रगति के रास्ते में बाधा मानती रही है। अब सवाल यह है कि आखिर दिमागी नक्सल से प्रधानमंत्री का मतलब क्या है और इस एक शब्द के पीछे इतनी बड़ी रणनीति क्यों दिखाई दे रही है? इसे समझने के लिए महाभारत के एक पात्र शल्य का उदाहरण दिया जा सकता है। शल्य कर्ण का सारथी था, वो कर्ण का रथ चलाता था, लेकिन युद्ध के दौरान लगातार उसका मनोबल तोड़ता था। बार बार कहता था कि तुम हार जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, पांडव जीतेंगे। यानी कर्ण का सारथी उसके साथ होते हुए भी उसके मनोबल के खिलाफ काम कर रहा था। इसी उदाहरण के जरिए दिमागी नक्सल की अवधारणा को समझने की कोशिश की जा सकती है। यानी ऐसे लोग जो देश के भीतर रहते हुए भी लगातार देश को कमजोर देखने की सोच रखते हैं, जो हर व्यवस्था में सिर्फ नकारात्मकता देखते हैं, जो देश की हार की उम्मीद करते हैं और जो लगातार समाज में असंतोष और अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में घटनाक्रम से जोड़कर देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। पहले हथियारबंद नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और फिर अर्बन नक्सल के नाम से पहचाने जाने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई की बात सामने आई, और अब दिमागी नक्सल जैसा शब्द सामने आया है। यानी लड़ाई सिर्फ बंदूक उठाने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि विचार, नेटवर्क, फंडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नैरेटिव के स्तर पर भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के इस बयान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके एल्गोरिदम को लेकर सरकार की बढ़ती चिंता। दरअसल कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई घंटे तक रोके जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद सरकार ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। कंपनी की ओर से सफाई और माफी तक सामने आई। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक वीडियो का मामला था या सरकार को अब यह समझ में आ रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का एक बड़ा केंद्र बन चुके हैं। और यहीं पर आता है शत्रुबोध, यानी सामने खड़ी चुनौती को पहचानना, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि चुनौती कहां से आ रही है तब तक उसका समाधान भी नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल इसी शत्रुबोध का संकेत माना जा सकता है। लेकिन यहां एक और बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री के पास क्या ऐसी टीम है जो उनके संकेत को उसी तेजी से समझकर जमीन पर उतार सके? भगवान बुद्ध से जुड़ी एक कहानी इस बात को समझने में मदद करती है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास अपनी परेशानियां लेकर आया। उसने बहुत कुछ कहा, बुद्ध चुपचाप से उसे सुनते रहे। फिर दोनों लंबे समय तक चुप बैठे रहे और अंत में वो व्यक्ति रोया, उठा और कहा, मुझे मिल गया। बुद्ध के शिष्य आनंद को यह बात समझ में नहीं आई। तब बुद्ध ने घोड़ों का उदाहरण देते हुए कहा, एक घोड़ा ऐसा होता है जिसे चाबुक पड़ने के बाद चलना पड़ता है, और दूसरा ऐसा होता है जो चाबुक की छाया देखकर ही समझ जाता है, और तीसरा ऐसा होता है जो सिर्फ मालिक के संकेत से समझ जाता है कि उसे क्या करना है। यही किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसे लोग जिन्हें बार बार आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो संकेत समझते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या उनकी सरकार और संगठन में ऐसे लोगों की पर्याप्त संख्या है जो उनके विजन को समझकर उसी गति से काम कर सके। क्योंकि किसी भी बड़े सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ एक मजबूत नेता काफी नहीं होता, मजबूत टीम भी चाहिए। अब अगर पिछले कुछ वर्षों की नीतियों को देखें तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, माओवाद के खिलाफ कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के खिलाफ बदली हुई रणनीति, सीमा पर सख्ती, घुसपैठ को लेकर अभियान और विदेशी फंडिंग पर निगरानी,
ये सभी कदम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ रखकर देखें तो एक व्यापक रणनीति नजर आती है। पाकिस्तान के संदर्भ में भी सरकार ने एक अलग तरीका अपनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संदेश दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई रुक नहीं गई, बल्कि जरूरत के हिसाब से आगे भी की जा सकती है। और साथ ही ये संकेत दिया गया कि भविष्य में किसी बड़े आतंकी हमले को सिर्फ एक सामान्य घटना की तरह नहीं देखा जाएगा। और फिर आता है सिंधु जल समझौते का मुद्दा। भारत ने इस समझौते को स्थगित करने का फैसला लिया। इसका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन लंबे समय में इसका रणनीतिक असर हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी मेंढक को सीधे उबलते पानी में डाल दिया जाए तो वो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर उसे सामान्य पानी में रखकर तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वो उसी पानी में बना रह सकता है। पाकिस्तान के संदर्भ में भी रणनीति को इसी तरह समझा जा सकता है। एकदम से बड़ा युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद उसे रोकना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, खासकर तब जब दोनों देश परमाणु शक्ति हों। इसलिए सीधे बड़े युद्ध के बजाय अलग अलग मोर्चों पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाना एक रणनीतिक विकल्प हो सकता है। अब यही रणनीति घुसपैठ के मुद्दे पर भी दिखाई देती है। डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, यानी पहचान करो, निगरानी करो और कानून के अनुसार कार्रवाई करो। सीमा पर बाड़बंदी, घुसपैठ की पहचान, मतदाता सूचियों की जांच और विदेशी फंडिंग की निगरानी, इन सभी को एक साथ देखें तो सरकार के सिस्टम को कसने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी भी पुराने सिस्टम को कुछ वर्षों में पूरी तरह बदलना आसान नहीं होता। 1947 से लेकर 2014 तक बनी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और उससे भी पहले की कई संस्थागत संरचनाएं एक दिन में नहीं बदली जा सकती। इसमें वक्त लगेगा और सिर्फ बाहर बैठे विरोधियों से नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर मौजूद विरोध से भी निपटना पड़ेगा। कौन सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, कौन फैसलों को धीमा कर रहा है, कौन किसी योजना को लटकाने की कोशिश कर रहा है और कौन चुपचाप विरोध कर रहा है, इसकी पहचान करना भी उतना ही जरूरी है। जो खुलकर विरोध करेगा वो जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन जो भीतर रहकर विरोध करेगा उसे पहचानने में ज्यादा समय लगेगा। यही किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति की भी कर लेते हैं। 15 अगस्त को वंदे मातरम को लेकर सामने आए विवाद ने भी एक राजनीतिक बहस को जन्म दिया। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया, उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है, इसलिए जब इसके गायन को लेकर विवाद होता है तो उसका राजनीतिक असर भी होता है। इसी तरह विदेशी फंडिंग को लेकर FCRA संशोधन विधेयक भी महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़नी चाहिए। वहीं कई संगठन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर चिंता जताते रहे। विधेयक कुछ संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे जाने के बाद इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन सरकार का रुख साफ है। वो जानना चाहती है कि विदेशी पैसा कहां से आ रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है और उसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। यानी आर्थिक नेटवर्क पर भी निगरानी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए। नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, माओवाद के खिलाफ कार्रवाई, आतंकवाद के खिलाफ बदली हुई नीति, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव, सीमा पर सख्ती, घुसपैठ पर कार्रवाई, विदेशी फंडिंग पर निगरानी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका पर सवाल। इन सब के बीच एक बात साफ दिखाई देती है, सरकार सिर्फ सरकार चलाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सिस्टम पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। और शायद यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण का सबसे बड़ा संदेश है। सरकार हमारी है, लेकिन अब सिस्टम भी हमारा होना चाहिए। लेकिन यहां एक जरूरी बात भी है, लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना, सवाल पूछना, नीतियों की आलोचना करना और असहमति जताना अपने आप में देश विरोधी नहीं है। इसलिए दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते समय वास्तविक हिंसक गतिविधि, विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी, हिंसक साजिश और सामान्य राजनीतिक असहमति के बीच अंतर करना भी जरूरी, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति की जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के भाषण का राजनीतिक संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये संकेत दिया है कि उनकी सरकार अब सिर्फ चुनाव जीतने या सरकार चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। वो उस व्यवस्था को भी बदलना चाहती है जिसे वो देश के विकास और राष्ट्रीय हित के रास्ते में बाधा मानती है। अब सवाल यह है कि दिमागी नक्सल शब्द का असर आगे कितना दिखाई देगा। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा रहेगा या इसके आधार पर कोई व्यापक नीति भी सामने आएगी?
आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक बहस का एक नया फ्रेम जरूर तैयार कर दिया है। अब उनके विरोधियों को इसका जवाब देना होगा, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और सरकार के सामने भी चुनौती होगी कि वो अपने इस नैरेटिव को नीतियों और कार्रवाई में किस तरह बदलती है। क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सिर्फ भाषण पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए मजबूत टीम चाहिए, मजबूत संगठन चाहिए, सक्षम प्रशासन चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो नेता के संकेत को समझकर काम कर सकें। और आखिर में बात फिर उसी शत्रु बोध की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक शब्द के जरिए यह संकेत दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच नहीं है, लड़ाई सिस्टम को लेकर है, नैरेटिव को लेकर है, विचारधारा को लेकर है, डिजिटल प्रभाव को लेकर है और देश की दिशा को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश दे दिया है। अब देखना यह है कि उनकी सरकार और संगठन उस संदेश को कितनी गंभीरता से समझते हैं और कितनी तेजी से उसे जमीन पर उतारते हैं। क्योंकि सरकार अगर हमारी है तो सिस्टम पर प्रभाव भी हमारा ही होना चाहिए और अगर सिस्टम बदलना है तो सिर्फ एक नेता नहीं, पूरी टीम को उसी दिशा में चलना होगा। इसी के साथ इस सेगमेंट में इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।